बच्चों, आज के पूर्व मैंने आपको व्याकरण से संबंधित दो चीज़ें पढ़ाई हैं। अपने पहले वीडियो में व्याकरण के मैंने भाषा, उसके परिभाषा, उसके रूपों पर विचार करते हुए आपको समझाया है, और व्याकरण से संबंधित दूसरा वीडियो जो था वो वर्ण विचार पर आधारित था। वर्ण की परिभाषा, उसके भेद, उनकी संख्या, वर्णमाला इत्यादि सारी चीज़ें उसमें बताई गई है। अब तीसरे क्रम में, व्याकरण के तीसरे क्रम में, मैं इस तीसरे वीडियो में व्याकरण से संबंधित चीज़ में शब्द विचार लेकर आई हूँ आपके लिए। यानी जो भाषा का क्रम होता है उस क्रम की ये तीसरी कड़ी है। जैसे अगर मैंने आपको समझाया कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके पास मात्र ध्वनि होती है, रोना। उस ध्वनि के माध्यम से वो अपनी आवश्यकता पूरी करता है। या मनुष्य जब आदिम अवस्था में रहा होगा तो उसने अपनी ध्वनि आवाज़ों के माध्यम से कुछ चीज़ों को बताने की कोशिश की होगी। धीरे धीरे ध्वनि वर्णों में परिवर्तित हुई। अब वर्ण के बाद का जो क्रम होता है उसे हम शब्द कहते हैं। तो आज का ये तीसरा वीडियो शब्द विचार पर आधारित है, अर्थात शब्द की परिभाषा, उसके भेद इत्यादि इस वीडियो में बताया जाएगा। तो साधारण भाषा में यदि बच्चों मैं आपको बताऊं तो ये कहा जाएगा कि वर्णों का सार्थक मेल जो होता है वह शब्द कहलाता है। जैसे वर्ण को यदि हम सही तरीके से मिलाएंगे तो उसका कोई न कोई अर्थ अवश्य होगा, जिसको सुनकर आपको उसका ज्ञान हो जाएगा कि हाँ ये सही है। अगर हम शब्दों में क म च बोलें तो ये क्रम बिल्कुल अर्थहीन सा लगेगा, कमच, जिसका कोई मतलब आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब हम इसी वर्णों के मेल को सही तरीके से मिला दें, चमक, तो आप तुरंत कहेंगे चमक, यानी किसी चीज़ की चमक की बात हम कर रहे हैं। चमकना, वो तारों का चमकना हो सकता है, बिजली का चमकना हो सकता है, चांद का चमकना हो सकता है। तो साधारण भाषा में यदि माना जाए तो यह वर्णों का मेल है, लेकिन ये वर्णों का मेल सही और सार्थक होना चाहिए। जब तक यह सार्थक नहीं होगा तब तक यह अर्थ ग्रहण नहीं कराएगा। तो सबसे पहले शब्द विचार पर या शब्द विचार के इस अध्याय में मैं आपको ये बता दूं कि शब्द वर्णों का सार्थक मेल होता है। अगर हम कहेंगे मकल, मकल, तो आप कहेंगे इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर इसी को हम लिख दें कि कमल, कमल शब्द लिख दिया जाए, क म ल, तो आप इसका तुरंत अर्थ बनाएंगे। क्या होगा? तीनों को मिला के मैं इसी बीच में धन का निशान बना देती हूँ, तो तीनों को मिला के क्या बन जाएगा? कमल। तो कमल, यानी कि आपको ये एक अर्थ देने लगा तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि वर्णों का जो सार्थक मेल होता है वही शब्द बनता है। तो अब इसकी परिभाषा मैं आपको बता दूं। इसकी परिभाषा वर्णों की स्वतंत्र एवं सार्थिक इकाई जो होती है शब्द कहलाती है। वर्णों की स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई शब्द कहलाती है। यानी वर्णों का सार्थक मेल जो रहेगा वही शब्द कहलाएगा, उसी को हम शब्द कहेंगे। मैंने ऊपर आपको दो उदाहरण
चमक और कमल का बताया कि जब इसको हम सार्थक रूप में सही ढंग से मिलाए तो आप उसका अर्थ समझ गए। शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है। जब तक हम शब्दों को अकेले प्रयोग करते हैं, स्वतंत्र रूप से प्रयोग करते हैं, तब तक ये शब्द कहलाता है, तब तक हम इसे शब्द कहलाते हैं, कह सकते हैं। तो शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है। जैसे कि हम घोड़ा, किताब, अंक, कमल, पुस्तक, पेड़, मेज, कुछ भी कहें, ये स्वतंत्र है। इनका अपना पूर्ण अर्थ है, जिसको कहते ही आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि हम किस चीज़ के लिए बात कर रहे हैं। अगर हम घोड़ा शब्द कहते हैं तो आपके दिमाग में एक विशेष प्रकार के जानवर का चित्र उभर जाएगा कि हाँ, घोड़ा कहते ही वो चीज़ें आपको स्पष्ट दिमाग में आ गई। हम पतंग कहें, हम कमल कहें, हम भारत कहें, व्यक्ति कहें, बच्चा कहें, कुछ भी कहें, तो आपको वो सारी चीज़ें स्पष्ट समझ में आ जाएगी। तो जब तक हम इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से करते हैं तब तक ये शब्द रहते हैं। बहुत ध्यान दीजिएगा कि शब्द का क्या मतलब है। एक तो शब्द का मतलब हो गया वर्णों का सार्थक मेल, दूसरा मतलब हो गया कि ये स्वतंत्र होता है। हम जब तक इसको स्वतंत्र रखेंगे, इसके साथ आगे पीछे कुछ नहीं जुड़ा होगा। लेकिन जब इन्हीं शब्दों को हम वाक्य में प्रयोग कर देते हैं तो इनकी स्वतंत्रता खत्म हो चुकी होती है, ये शब्द नहीं कहलाएंगे, तब हम इनको पद कहने लगते हैं। तो आगे देखिए, जो हेडिंग दी गई है शब्द और पद, तो ये बिल्कुल साधारण शब्दों में यदि मैं आपको समझाऊं कि जब तक शब्द स्वतंत्र रहेगा तब तक उसे हम शब्द कहते हैं, और जैसे ही शब्द को हम वाक्य में प्रयोग कर लेंगे तुरंत ही उसका नाम शब्द की जगह पद हो जाता है। बिल्कुल जैसे हमने कहा कमल, और कमल अकेला है तो उसे शब्द कहेंगे, लेकिन जब हम कमल को वाक्य में प्रयोग कर लेंगे तो क्या कहेंगे? कमल तालाब में खिलता है। अब इस वाक्य में जब कमल आएगा तो उसे हम पद कहेंगे। अब मैं आपको लिख के बता देती हूँ कि देखिए, कमल ये स्वतंत्र है, यहाँ ये शब्द हो गया, इसको हम शब्द कहेंगे। लेकिन जब हम इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे कि कमल तालाब में खिलता है। अब यहाँ पर जो कमल शब्द आया है ये स्वतंत्र नहीं है, ये इनके साथ जुड़ा हुआ है, आगे के शब्दों के साथ जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर जो कमल है इसे हम पद कहेंगे। ये शब्द है, ये ऊपर शब्द है, लेकिन नीचे वाला जो है वो कमल आपका पद हो जाएगा। तो इस तरीके से शब्द और पद मैंने आपको समझाया कि शब्द किसे कहते हैं और पद किसे कहते हैं। तो अभी आपने दो चीज़ें सुनी और जानी। उसमें था कि शब्द स्वतंत्र होता है, शब्द को हम स्वतंत्र कहते हैं, मानते हैं, इनका किसी और चीज़ के साथ मेल नहीं होता है। लेकिन जब इसकी स्वतंत्रता खत्म होती है तब यह परसर्ग चिन्हों के माध्यम से वाक्य में जुड़ जाता है, तब हम इस शब्द को पद कहने लगते हैं। तो मैंने अभी तक ये समझाया। तो इसकी परिभाषा, यदि शब्द की परिभाषा लिखनी होगी तो हम लिखेंगे वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्द एक स्वतंत्र इकाई है, लेकिन जैसे ही हम इसको पद मानेंगे तो लिखेंगे जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों में बंधकर वाक्य में प्रयुक्त होता है तब उसे हम पद कहते हैं। तो तीनों चीज़ें आपको याद रखनी होंगी कि शब्द की क्या परिभाषा है, शब्द और पद में क्या अंतर है।
शब्द स्वतंत्र होता है, पद स्वतंत्र नहीं होता, वह व्याकरण के नियमों में बंधा हुआ वाक्य में प्रयोग रहता है। अब बारी आ जाती है शब्दों के वर्गीकरण की। तो शब्दों का वर्गीकरण कई आधार पे होता है, कई तरह से किया जा सकता है शब्दों का वर्गीकरण धीरे धीरे। तो जो सबसे प्रमुख है शब्दों का वर्गीकरण, उसके 4 आधार हैं। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर, तीसरा है प्रयोग के आधार पे, और चौथा है अर्थ के आधार पर। तो ये 4 प्रकार हुए शब्दों के जो आधार हैं। किन आधार पे हम शब्दों का वर्गीकरण करेंगे? तो पहला आधार है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर, तीसरा है प्रयोग के आधार पे, और चौथा है अर्थ के आधार पर। तो शब्दों के ये 4 आधार हो गए। इन आपसे कभी कोई पूछे कि शब्द के कितने आधार हैं, शब्द को हम किस तरह से कितने वर्गों में बांट सकते हैं, तो आप कहेंगे कि शब्दों को हम 4 प्रकार से बांट सकते हैं। उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। अब सबसे जो आवश्यक चीज़ है, अब हमको 3 चीज़ें आपने पढ़ ली, 3 चीज़ें जानी। 3 चीज़ों में जो सबसे था, पहले शब्द की परिभाषा, पद की परिभाषा, पद के बाद शब्द और पद में क्या अंतर है। अब आपने पढ़ा कि शब्दों को कितने प्रकार से बांटा जा सकता है, तो उसमें था उत्पत्ति के आधार पर। तो अब इसके बाद बारी आ गई कि मैं आपको बताऊं कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो जो सबसे आवश्यक चीज़ है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द जो होते हैं, 4 प्रकार के शब्द हमें पढ़ने को मिलते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। ये उत्पत्ति के आधार पर वर्णन है, ध्यान दीजिएगा। ये उत्पत्ति के आधार पर वर्णन है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। अब प्रश्न उठता है कि तत्सम शब्द क्या होता है। तत्सम शब्द में 2 शब्द मिलके बिना, तत् धन सम। ये देखिए, तत् प्लस धम, सम का मतलब हुआ ठीक उसी के समान, तत्सम उसके समान। यानी कि तत्सम शब्द वे हैं जो संस्कृत भाषा से आकर ज्यों के त्यों हिंदी में मिल गए हैं, उन शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। संस्कृत भाषा जो है वो हिंदी की जननी मानी जाती है। यानी हिंदी का उदय कहाँ से हुआ है? संस्कृत से हुआ है, तो संस्कृत उसकी जननी है। और तत्सम शब्द का मतलब हुआ उसके समान। यानी जो भाषा, जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों आ करके हिंदी में मिल जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं तत्सम शब्द। जैसे ज्ञान, गुरु, पत्र, शिक्षक, ये सारे शब्द जो हैं वे तत्सम शब्द हो गए। और अब मैं आपको बताती हूँ तद्भव शब्द। तद्भव शब्द में 2 शब्द मिले हैं, तत् और भव, यानी उससे उत्पन्न। यानी हमारी हिंदी भाषा कहाँ से आई है? संस्कृत से। तो संस्कृत से जो शब्द हिंदी में बिगड़ कर प्रयोग होने लगे, यानी संस्कृत से आए हुए शब्द जब हिंदी में बिगड़ कर अपने परिवर्तित रूप में प्रयोग किए जाने लगे, तब उसे हम क्या कहने लगे? तद्भव शब्द, तद्भव कहने लगे। जैसे क्षेत्र शब्द है, उसका खेत हो गया। गृह शब्द है, उसका घर बन गया। दुग्ध को, तत्सम को हम दूध बना दिए। इस तरीके से देखा जाए, अक्ष को आँख बना दिए, अग्नि को आग कहने लगे, हस्त से हाथ हो गया। तमाम ऐसे शब्द हैं,
आप भी बहुत सारे शब्दों को जानते होंगे जिनका संस्कृत में रूप कुछ और होता है और धीरे धीरे वे हिंदी में जब तद्भव रूप में प्रयोग होते हैं तो कुछ और बन जाते हैं। तो आगे जो ये दिखाया है, आगे आपको ये तत्सम और तद्भव की एक पूरी लिस्ट बनी हुई है, एक तरीका बना है। आप इसको पढ़िए, याद करिए कि कौन से शब्दों का तत्सम रूप किसे होता कहते हैं और तद्भव। जैसे अक्ष से आँख, उष्ट से आँख, क्षेत्र से खेत, जिह्वा से जीभ, हस्त से हाथ, कार्य से काम, दंत से दांत, सर्प से सांप, मुख से मुंह, अग्नि से आग, कर्म से काम, घृत से घी, दधि से दही, चंद्र से चांद, सूर्य से सूरज, दुग्ध से दूध, वधु से बहू, मयूर से मोर, अश्व से आंसू, हस्त से हाथी, सप्त से सात, ओष्ठ से ऊँट, गृह से घर, कोकिल से कोयल, कर्ण से कान, कष्ट से काठ और ज्येष्ठ से जेठ। ये मैंने आपको तद्भव और तत्सम की जो पूरी लिस्ट बनी है वो पढ़ के सुनाई। आपको परीक्षा में कुछ तत्सम शब्द देके उसके तद्भव पूछे जा सकते हैं अथवा तद्भव देके उसका तत्सम रूप भी पूछा जा सकता है। इसलिए आपको तद्भव और तत्सम जानना आवश्यक है। तत्सम किसे कहते हैं और तद्भव साधारण भाषा में एक बार फिर दोहरा दूं आपको कि संस्कृत से जो शब्द आकर हिंदी में ज्यों के त्यों मिल जाते हैं उन्हें हम तत्सम कहते हैं, और संस्कृत से जो आकर अपने परिवर्तित रूप में हिंदी में मिलते हैं उन्हें हम तद्भव कहते हैं। अब बच गया दो और, देशज शब्द और विदेशी शब्द। तो देशज शब्द कहते हैं हिंदी में जो क्षेत्रीय बोलियां होती हैं, बहुत सारी क्षेत्रीय बोलियां भी होती हैं। जैसे हम बनारस के रहने वाले हैं तो बनारस की बहुत सारी बोली होती है। बहुत भाषा के शब्द हिंदी में क्षेत्रीय बोली से आकर मिल जाते हैं, उन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं। जैसे आपने पानी पीने के स्थान पे बहुत जगह लिखा होगा प्याऊ, प्याऊ शब्द का प्रयोग मिला होगा। अमराई शब्द आता है, बहुत सारे ऐसे शब्द आते हैं, आंगन आता है। तो इस तरीके से बहुत सारे जो शब्द होते हैं जो देहात में बोलचाल की भाषा में देश विदेश क्षेत्रीय भाषा से निकल कर आते हैं और प्रयोग किए जाने लगते हैं और आम हो जाते हैं। प्याऊ शब्द का प्रयोग आप लोगों ने भी बहुत जगह देखा होगा, गर्मी के दिनों में लिखा होगा। तो वो शब्द बिल्कुल देशज है, देशज शब्द है। और मैंने आपको पढ़ाया था जब दादी माँ, तो उसमें बताया था कार परोजन, ये देशज शब्द है। तो इस तरीके से बहुत सारे शब्द जो क्षेत्रीय बोली से निकल के आते हैं उन्हें हम देशज कहते हैं। अब बारी आ गई विदेशी शब्द की। विदेशी शब्द का मतलब होता है कि हिंदी हमारी बहुत धनाढ्य है, जिसमें बहुत तरह के भाषा के शब्द प्रयोग किए जाते हैं, बहुत सारी भाषाओं के शब्द प्रयोग किए जाते हैं। और जब वो हिंदी में आके मिलते हैं तो बिल्कुल इस तरह से रच बस जाते हैं कि सुनने और पढ़ने वाले को ये भी पता नहीं चलता कि ये किस भाषा के शब्द हैं। जैसे हम कॉपी बोलते हैं, डॉक्टर बोलते हैं, ऑफिस बोलते हैं, मरीज़ बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जो अन्य भाषाओं से शब्द आते हैं उनसे मिलकर हिंदी में इस तरह मिल जाते हैं कि उसमें बिल्कुल हिंदी के लगने लगते हैं। तो इन भाषाओं को हम विदेशी भाषा कहते हैं, यानी कि जो किसी अन्य भाषाओं से आकर के हिंदी में मिल जाए उसे हम विदेशी भाषा के शब्द मानते हैं कि ये विदेशज शब्द हैं। तो हिंदी में बहुत सारे शब्द, बहुत सारी भाषाओं के शब्द आते हैं, जिसमें अंग्रेजी के शब्द, अरबी के शब्द, फारसी के, तुर्की के, तमाम तरह के, फ्रांस के बहुत सारे शब्दों का प्रयोग होते हैं। एक दो उदाहरण, जैसे स्कूल बिल्कुल आजकल सामान्य शब्द माना जाता है, पढ़ा लिखा गैर पढ़ा लिखा सब इसको बोलते हैं। इंस्पेक्टर हो गया, MA BA, टेलीफोन, मोबाइल, ये सारे शब्द, फ्रिज, बहुत सारे शब्द होते हैं जो रोज़मर्रा हम अपने जीवन में प्रयोग करते हैं और वो हिंदी के होके रहेंगे। अरबी के बहुत सारे शब्द होते हैं कि ईमानदार हो गया, कद्र हो गया, फ़ौज कहते हैं, ख़त कहते हैं, कुर्सी कहते हैं, सुबह कहते हैं। ये सारे शब्द अरबी से आए हैं। इसी तरह फारसी से हम लिफाफा शब्द कहते हैं, दरवाज़ा शब्द कहते हैं, चपरासी कहते हैं, चाकू कहते हैं। बहुत सारे शब्द हैं जो हिंदी में बिल्कुल मिल गए हैं। इसी तरह से तुर्की और पुर्तगाली, फ्रांसीसी के भी शब्द होते हैं जो हिंदी में आते आते बिल्कुल हिंदी भाषा के आधार पर मिल गए हैं।
अब जो देखा जाए तो मैंने अभी आपको पहला आधार जो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के बनावट आपको सिखाई, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। अब बारी आ गई आपकी दूसरा प्रकार, रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो रचना के आधार पर शब्दों का 3 वर्ग है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, उसमें 3 भेद हैं। आप अच्छी तरह से जान लीजिए। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको कि खंड कर दिए जाए तो वो अर्थ नहीं देते, वो किसी एक चीज़ के लिए रूढ़ बने होते हैं, प्रयोग ही किए जाएंगे उसी खास चीज़ के लिए। उन्हीं शब्दों को हम रूढ़ शब्द कहते हैं जिनके खंड नहीं हो सकते हैं। तो रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ये 3 शब्द होते हैं, तीनों भेद होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। जिन शब्दों के टुकड़े करने पे कोई सार्थक खंड प्राप्त नहीं होते उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे रोटी को अगर हम अलग कर दें, र को अलग और टी को अलग, तो ये अपने में अर्थ देना बंद कर देगा, तो इसलिए इसे रूढ़ माना जाएगा रोटी शब्द को। इसी तरीके से थैला, दिन और कल शब्द है, जिसको कि हम अलग कर दें तो ये अपना अर्थ नहीं दे सकता, ये किन्हीं खास चीज़ों के लिए ही बना है शब्द, तो ऐसे शब्दों को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। अब बारी आ गई यौगिक शब्द की। यौगिक शब्द का मतलब होता है, योग का मतलब ही होता है जुड़ना, जोड़, जुड़ा हुआ, अर्थात जो शब्द किन्हीं 2 शब्दों से मिलकर एक खास अपना शब्द बना ले उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे आपने पाठशाला शब्द सुना होगा, पाठ शब्द भी है और शाला, पाठ का मतलब होता है पठन पाठन, शाला मतलब होता है घर। तो पाठशाला मिलाया तो एक विद्यालय का आकार दिमाग में आ गया, ये यौगिक शब्द हुआ। इसमें 2 शब्दों का योग है। ठीक इसी प्रकार राष्ट्र प्लस पति, इसमें भी देखिए 2 शब्द मिले, राष्ट्रपति शब्द, जिसमें राष्ट्र का जो मालिक है उसके लिए कहा गया, लेकिन शब्द बनाया गया राष्ट्र से और पति से, तो 2 शब्द मिले, ये भी योग किया गया है और एक नए शब्द का निर्माण, योग करके एक नए शब्द का निर्माण हो गया है, पाठशाला। ये पाठशाला बन गया, ये राष्ट्रपति बन गया। तो इस तरीके से निम्नलिखित, देखिए निम्न मतलब नीचे, लिखित मतलब नीचे लिखा हुआ, अब इसको मिलाकर एक नया शब्द बना निम्नलिखित। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये सारे शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। तो अभी मैंने आपको रचना के आधार पर 2 शब्द बताए कि रचना के आधार पर शब्द होते हैं जिसके भेद कुल मिलाकर के 3 भेद होते हैं, योग रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब बारी आ गई मैं आपको योग रूढ़ शब्द समझा दूं। योग रूढ़ शब्द जो होता है, जो किसी विशेष अर्थ को लेकर के 2 शब्द जोड़े गए हों, विशेष अर्थ को लेकर 2 शब्द जुड़ जाते हों, उसे हम कहते हैं योग रूढ़। योग का मतलब तो जो जुड़ा हुआ, और रूढ़ का मतलब किसी खास चीज़ के लिए ही बनाया गया, प्रचलित हो, तो योग रूढ़ शब्द। यानी इसकी परिभाषा क्या होगी, जो शब्द अपने शाब्दिक अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ में प्रचलित हो जाएं, उन्हें हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं, उन्हें हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। तो ये शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के शब्दांशों को जोड़ जोड़ के बनता है। जैसे 4 पाई, अब देखिए इसमें 4 और पाई, पाई मतलब पाया, 4 पैरों वाली, एक शाब्दिक अर्थ इसका क्या हुआ कि 4 पैरों वाली, लेकिन इसका प्रयोग 4 पाई प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, खटिया, खाट। तो ये खाट के लिए योग रूढ़ शब्द हुआ। 4 पाई शब्द जो है किसी खाट विशेष अर्थ के लिए किया गया, तो इसे हम योग रूढ़ कहते हैं। दूसरा हुआ पंकज शब्द।
पंकज, पंक धन ज मतलब होता है उत्पन्न होने वाला, पंक मतलब कीचड़, यानी कीचड़ में उत्पन्न होने वाला। तो हम उस किसको कहते हैं, कीचड़ में क्या उत्पन्न होता है, कमल उत्पन्न होता है। अब ये जो कमल और के लिए जो हम पंकज शब्द कहते हैं, ये योगरूढ़ शब्द माना जाएगा कि उसकी उत्पत्ति के जिस चीज़ में हुई है उसके आधार पर एक उसका नाम बना लिया गया है, एक विशेष अर्थ देने वाला नाम बना लिया गया है, जिसे हम योगरूढ़ कहते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो मैंने आपको उत्पत्ति के आधार पर और रचना के आधार या बनावट के आधार पर आपको शब्द के भेद बताए। तो उत्पत्ति के आधार पे मैंने आपको शब्द के 4 भेद बताए, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी, जिसको कि मैंने आपको ये भी बताया कि हिंदी में किस किस तरीके से अन्य भाषा के शब्द भी आ गए, ये सारी चीज़ें भी बताई। और उसके बाद मैंने आपको बताया रचना के आधार पर जो शब्द आते हैं उन शब्दों में रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। तो हाथ, पैर, दिन, रात, ये शब्द जो है रूढ़ शब्द हैं, किसी एक चीज़ के लिए करेंगे। और फिर पाठशाला यौगिक हो गया, मिला है। विद्यार्थी शब्द भी यौगिक शब्द है, विद्या और अर्थी को मिला के बना है। परोपकार शब्द आपका जो है वो यौगिक है, पर और उपकार से बना है, तो इसे हम यौगिक कहेंगे। अब योग रूढ़ शब्द मैंने आपको बताया, जैसे पंकज शब्द बताया जो है ये योग रूढ़ बन गया, क्योंकि ये कमल के लिए जोड़कर बनाया गया है, उसकी उत्पत्ति के आधार पर बनाया गया है कि कीचड़ में जो उत्पन्न होता है उसे कमल कहते हैं, तो ये योग रूढ़ शब्द हो गया। फिर उसी तरीके से चिड़ियाघर शब्द आप लोगों ने सुना होगा, चिड़ियों का घर है, ये भी योग रूढ़ शब्द हुआ। एक खास जगह को हमने बना लिया जहाँ तमाम तरह के पक्षी रहते हैं, पक्षियों का घर होता है, उसे हम चिड़ियाघर बनाते हैं, तो ये एक तरीके से योग रूढ़ शब्द हो गया। नीलकंठ आपने सुना होगा, नीलकंठ शब्द को, नीलकंठ, नीलाकंठ, इसका भी जो शाब्दिक अर्थ होता है वो नीलाकंठ होता है, लेकिन इसे किसी स्थान पर एक पक्षी के लिए और किसी स्थान पर इसे शिव के लिए भी बनाया जाता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये भी शब्द जो है वो आपका योग रूढ़ शब्द हो गया। तो अभी तक आपने मेरे साथ शब्द विचार वाले खंड में जितनी चीज़ें जानी उसकी मैं पुनरावृत्ति कर दूं कि आपने आज मेरे साथ इस वीडियो में शब्द की परिभाषा जानी कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, ये स्वतंत्र होता है। जब ये स्वतंत्र शब्द वाक्यों में प्रयुक्त हो जाता है तब इसे पद कहने लगते हैं। तो शब्द और पद की परिभाषा मैंने आपको बताई, फिर मैं आपकी यहाँ पुनरावृत्ति कर रही हूँ। फिर शब्दों के वर्गीकरण पर हम आ गए कि शब्दों का वर्गीकरण 4 वर्गों में बांट कर किया जा सकता है, उत्पत्ति के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। उसके बाद मैंने आपको बताया कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। उसके बाद मैंने आपको बताया बनावट या रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। साथ में मैंने जब आपको उत्पत्ति के आधार पर शब्द पढ़ाया था तो उसके साथ मैंने तत्सम, तद्भव, किन तत्सम शब्दों के तद्भव क्या रूप होंगे उसको भी मैंने आपको पढ़ के समझाया। तो इतनी चीज़ों को मैंने आपने इस वीडियो में, शब्द के इस वीडियो में बताया है। आगे 2 प्रयोग के आधार और अर्थ के आधार को लेकर मैं अपने अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगी। इसका आधा हिस्सा आपको अगले वीडियो में मिलेगा, इसलिए आप जब भी देखें तो पूरा अंश देखें, पूरा अंश देखेंगे तभी समझ में चीज़ें आएंगी। तो अगले वीडियो में हम आपसे प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण लेकर पुनः मिलेंगे, तब आगे की चीज़ों की पुनरावृत्ति करके मैं आपको प्रयोग के आधार पर शब्द का वर्गीकरण या शब्द के भेद समझाऊंगी। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ।